स्टेशन की भीड़-भाड़ में ट्रेन की सीटी गूंज रही थी, लेकिन मेरा दिल बेचैन था। जब मैं अपना बटुआ लेने घर लौटा, तो बंद दरवाजे के पीछे बेटे की बातें सुनकर मेरी दुनिया उजड़ गई। बनारस जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी थी। चारों तरफ यात्रियों का शोर था, कुली सामान उठा रहे थे और चाय वालों की आवाज़ें आ रही थी। मैं अपनी सीट पर बैठने ही वाला था कि अचानक मेरा हाथ मेरी जेब पर गया। मेरा बटुआ नहीं था। उस बटुए में सिर्फ पैसे नहीं थे, मेरी पहचान पत्र, एटीएम कार्ड और सबसे ज़रूरी मेरे स्वर्गीय पत्नी की एक छोटी-सी तस्वीर थी, जिसे मैं हमेशा अपने सीने से लगा कर रखता था। मेरा नाम शंकर नाथ है। मैं एक रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल हूँ। जीवन के 65 बसंत देख चुका हूँ। पत्नी के गुजर जाने के बाद मेरी पूरी दुनिया ही मेरा बेटा विकास और मेरी बहू नमिता तक ही सिमट कर रह गई थी। मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी, अपना प्रोविडेंट फंड, सब कुछ अपने बेटे की परवरिश और उसकी शादी में लगा दिया था। मुझे लगा था कि बुढ़ापे में मेरा बेटा ही मेरी लाठी बनेगा। ट्रेन खुलने में अब 20 मिनट बाकी थे। मैंने सोचा कि शायद बटुआ घर की मेज पर ही छूट गया होगा। मैंने तुरंत अपना बैग उठाया और एक रिक्शा लेकर घर की ओर चल पड़ा। मेरा घर स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था। रास्ते भर मैं यही सोचता रहा कि हे ईश्वर, बस वो बटुआ मिल जाए, वरना मेरी तीर्थ यात्रा अधूरी रह जाएगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि यह भूल, यह वापसी मेरी ज़िंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई से मेरा सामना कराने वाली थी। जब मैं घर पहुंचा तो मुख्य दरवाज़ा हल्का सा खुला था। मैंने सोचा कि शायद विकास ने उसे ठीक से बंद नहीं किया होगा। मैं दबे पाँव अंदर दाखिल हुआ ताकि उन्हें पता न चले और मैं चुपचाप अपनी मेज़ से बटुआ उठाकर वापस निकल जाऊँ। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से उन्हें कोई परेशानी हो। मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ ही रहा था कि ड्राइंग रूम से हंसने की आवाज़ आई। यह विकास और नमिता की आवाज़ें थी। मैं ठिठक गया। जो शब्द मेरे कानों में पड़े, उन्होंने मेरे कदमों को जकड़ लिया। शुक्र है नमिता, आखिरकार वो बुढ़ा 10 दिनों के लिए गया। कसम से घर में सांस लेना मुश्किल हो गया था। विकास कह रहा था। उसकी आवाज़ में एक ऐसी राहत थी कि किसी बोझ के उतर जाने पर होती है। मैं सन्न रह गया। मेरा बेटा, जिसे मैंने अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वह मुझे बोझ समझता है। लेकिन अगली बात जो नमिता ने कही, उसने मेरे दिल के टुकड़े कर दिए। हाँ विकास, लेकिन सिर्फ 10 दिन की ही तो बात है। वो फिर वापस आ जाएंगे और वही पुरानी किचकिच शुरू हो जाएगी। तुमने कहा था कि तुम पिताजी से उस वृद्धाश्रम वाली बात करोगे। कब तक हम इस पुराने ढर्रे वाले इंसान के साथ रहेंगे? हमें अपनी प्राइवेसी चाहिए और यह घर भी तो बेचना है। बिल्डर बार बार फ़ोन कर रहा है। मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। जिस घर को मैंने अपनी खून पसीनों की कमाई से बनाया, जिस घर के हर कोने में मेरी या पत्नी की यादें बसी थी, मेरे बच्चे उसे बेचने की योजना बना रहे थे और मुझे मुझे वृद्धाश्रम भेजने की। विकास हंसा, एक ऐसी हंसी जो मेरे सीने में खंजर की तरह चुभ गई। अरे तुम चिंता क्यों करती हो नमिता, मैंने सब सोच रखा है। पिताजी जैसे ही तीर्थ यात्रा से लौटेंगे, मैं उनसे भावनात्मक बातें करके पावर ऑफ अटॉर्नी सर साइन ले लूंगा। कहूंगा कि बिजनेस में नुकसान हो गया है, घर गिरवी रखना पड़ेगा। एक बार कागज हाथ में आ गए तो फिर यह घर बेचकर हम विदेश शिफ्ट हो जाएंगे और पिताजी, उनके लिए शहर के बाहर वो शांति कुंज आश्रम है ना, वहीं उनका इंतजाम कर देंगे। कह देंगे कि वहाँ उन्हें हम जैसे पापियों से दूर शांति मिलेगी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरा अपना खून, मेरा अपना बेटा मेरे खिलाफ इतनी घिनौनी साजिश रच रहा था। मैं वहाँ खंबे का सहारा लेकर खड़ा रह गया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आवाज़ गले में ही घुट गई थी। मुझे लगा जैसे मेरा दम घुट जाएगा। क्या यही दिन देखने के लिए मैंने अपनी जवानी खपाई थी? क्या इसी दिन के लिए मैंने अपनी पत्नी के गहने बेचकर इसे इंजीनियरिंग पढ़ाई थी? उस पल मेरा मन किया कि अंदर जाकर चिल्लाऊं, उन्हें डांटूं, उनसे पूछूं कि मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी। लेकिन मेरे अंदर के शिक्षक ने मुझे रोक लिया। क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है। मैंने अपनी आंखों के आंसू पोंछे। मैंने तय किया कि मैं अभी इनका सामना नहीं करूंगा। अगर मैंने अभी शोर मचाया तो ये संभल जाएंगे, झूठी माफ़ी मांग लेंगे और फिर पीठ पीछे वार करेंगे। मुझे अब दिमाग से काम लेना था। मैं दबे दाए पाँव बिना आहट के घर से बाहर निकल आया। रिक्शा वाला अभी भी खड़ा था। मैं उसमें बैठा और वापस स्टेशन जाने के बजाय अपने पुराने मित्र और वकील श्रीवास्तव जी के घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर मेरा अतीत मेरी आंखों के सामने नाचता रहा। कैसे विकास को बुखार आने पर मैं पूरी रात जागता था। कैसे उसकी हर जिद पूरी करने के लिए मैंने अपनी ज़रूरतें मारी थी। आज वही विकास मुझे अपनी ज़िंदगी से मक्खी की तरह निकाल फेंकना चाहता था। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको लगता है कि माता पिता का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपकी एक लाइक हमें ऐसी ही कहानियाँ लाने की प्रेरणा देती है। मैं श्रीवास्तव जी के घर पहुंचा। वे मुझे देखकर हैरान रह गए। मैंने उन्हें सारी बात बताई। बोलते बोलते मेरा गला भर आया। श्रीवास्तव जी, जो मेरे बचपन के दोस्त थे, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, शंकर, भावुक होने का समय नहीं है, यह समय कठोर बनने का है। अगर तुम आज नहीं संभले तो कल तुम्हारे पास ना घर होगा ना सम्मान। वो वसीयत जो तुमने विकास के नाम की है, उसे आज ही बदलना होगा। मैंने कांपते हाथों से पानी पिया और कहा, हाँ मित्र, तुम ठीक कहते हो। मैं एक पिता हूँ, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूँ। मुझे कानूनी कागजात तैयार करने चाहिए। अगले 2 दिन मैंने श्रीवास्तव जी के घर पर ही बिताए। मैंने उनका अपना फ़ोन बंद कर दिया था। विकास और नमिता को लग रहा था कि मैं ट्रेन में हूँ और तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। इधर मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा था। मैंने अपनी पूरी वसीयत बदल ली। मैंने अपने घर के कागजात, अपनी बैंक एफडी, सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लिया। 2 दिन बाद मैंने अपना फ़ोन चालू किया और विकास को फ़ोन लगाया। हेलो पिताजी, आप कहाँ हैं? फ़ोन क्यों बंद था? हम कितना परेशान हो गए थे। विकास ने बहुत ही चिंतित होने का नाटक किया। उसकी अदाकारी देखकर मुझे घिन आ रही थी। मैंने अपनी आवाज़ को सामान्य रखते हुए कहा, बेटा, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं बीच रास्ते से ही वापस आ गया हूँ। मैं अभी घर पहुँच रहा
हूँ, क्या आप वापस आ रहे हैं? विकास की आवाज़ में मायूसी साफ थी, जिसे उसने तुरंत छुपाने की कोशिश की। अरे मतलब अच्छी बात है पिताजी, अब घर आ जाइए, हम डॉक्टर को दिखा देंगे। जब मैं घर पहुंचा तो नमिता और विकास ने मेरे पैर छुए। उनके चेहरे पर झूठी मुस्कान थी। मैंने भी नाटक जारी रखा। मैंने कहा, बेटा, इस यात्रा में मुझे एहसास हुआ कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। मुझे लगता है कि अब मुझे घर बार की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना चाहिए। यह सुनते ही विकास और नमिता की आंखों में चमक आ गई। विकास ने तुरंत कहा, पिताजी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप क्यों बेकार में इन सब झंझटों से पड़ते हैं, आप बस आराम कीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मैंने कहा, हाँ, इसीलिए मैंने कल एक छोटी सी पूजा रखी है, उसी पूजा में मैं तुम दोनों को घर की जिम्मेदारी सौंप दूंगा। मैंने अपने वकील श्रीवास्तव अंकल को भी बुलाया है। नमिता तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उन्हें लगा कि उनका सपना पूरा होने वाला है। उन्होंने तुरंत पूजा की तैयारी शुरू कर दी। अच्छे पकवान बनने लगे, घर को सजाया गया। अगली शाम घर में पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। विकास और नमिता हवन कुंड के सामने बैठे थे। मैं पीछे कुर्सी पर बैठा था। थोड़ी देर में श्रीवास्तव जी अपनी काली कोट पहने हाथ में एक फाइल लिए अंदर आए। पूजा समाप्त हुई। विकास ने बड़ी उत्सुकता से मेरी ओर देखा। पिताजी, अब आप वो जिम्मेदारी वाली बात कर रहे थे। मैं उठा, मैंने श्रीवास्तव जी के हाथ से वो फाइल ली। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने विकास और नमिता की आंखों में देखा, वहां लालच तैर रहा था। मैंने भारी आवाज में कहा, विकास, नमिता, मैं हमेशा से चाहता था कि मेरा बुढ़ापा तुम दोनों के साथ इज्जत से कटे। मैं तुम्हें अपना सब कुछ देना चाहता था, लेकिन मैं रुका। मैंने फाइल खोली और उसमें से एक कागज निकाला। लेकिन परसों जब मैं अपना बटुआ लेने घर वापस आया था, तब मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। यह सुनते ही विकास और नमिता के चेहरों के रंग उड़ गए। वे पत्थर की मूर्ति की तरह जम गए। नमिता के हाथ से प्रसाद की थाली छूटते छूटते बची। मैंने आगे कहा, मैंने सुना कि तुम मुझे वृद्धाश्रम भेजना चाहते हो। मैंने सुना कि मेरे जीते जी मेरा यह घर बेचना चाहते हो। तुम मुझे बोझ समझते हो। विकास सकलाया, पिताजी नहीं, वो तो हम मजाक। खामोश, मेरी आवाज कड़क कर गूंजी। मजाक? अपनी पैदा करने वाले बाप की मौत का इंतजार करना मजाक है? मुझे बेघर करने की साजिश रचना मजाक है? मैंने वह कागज अपनी तरफ बढ़ाया, उनकी तरफ बढ़ाया। यह मेरी नई वसीयत है। आज से यह घर, मेरे बैंक के पैसे, मेरी पेंशन, सब कुछ शंकरनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर होंगी। मैं इस घर को एक अनाथालय में बदल रहा हूँ। मैं यहीं रहूंगा उन बच्चों के साथ जो अनाथ है, लेकिन जिन्हें अपनों की कदर है। विकास मेरे पैरों में गिर पड़ा। पिताजी, गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं भटक गया था, ऐसा मत कीजिए, हम सड़क पर आ जाएंगे। नमिता भी रोने लगी। बाबूजी, हम आपके बच्चे हैं, हमें माफ कर दीजिए। मैंने अपने पैर पीछे खींच लिए। मेरा दिल रो रहा था, लेकिन मेरा दिमाग अडिग था। बेटा, बच्चे तब तक बच्चे रहते हैं जब तक वे माता पिता का सम्मान करते हैं। जिस दिन तुम दोनों ने मुझे घर से निकालने की साजिश रची, उसी दिन तुमने अपना हक खो दिया था। मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मेरे घर के दरवाजे अब तुम्हारे लिए बंद हैं। तुम्हारे पास अपना सामान पैक करने के लिए कल सुबह तक का समय है। दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक बहुत जरूरी सीख अभी बाकी है। अगर आप मानते हैं कि शंकरनाथ जी ने सही फैसला लिया, तो कमेंट बॉक्स में सत्यमेव जयते लिखकर अपने लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उस रात घर में मातम जैसा सन्नाटा था। विकास और नमिता पूरी रात रोते रहे, मन्नतें करते रहे, लेकिन मैंने अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोला। मैं जानता था कि ये आंसू पश्चाताप के नहीं, बल्कि हाथ से निकलती हुई दौलत के हैं। अगर मैं आज पिघल जाता तो कल ये मुझे फिर डस लेते। सांप की फितरत कभी नहीं बदलती। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण मेरे आंगन पर पड़ी, तो वह घर खाली हो रहा था। विकास और नमिता अपना सामान ले जा रहे थे, पड़ोसी देख रहे थे, बातें बना रहे थे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब वे गेट से बाहर निकले तो विकास ने मुड़कर देखा। उनकी आंखों में एक सवाल था कि क्या पिता का दिल नहीं पसीजेगा। मैंने उसकी आंखों में देखा और हाथ जोड़कर उसे अंतिम विदा दी। उनके जाने के बाद मैंने घर के मुख्य द्वार पर एक नया बोर्ड लगवाया, शांति अनाथालय। कुछ ही हफ्तों में मेरा सूना घर बच्चों की किलकारियों से गुजरने लगा। वे बच्चे जिनका अपना कोई नहीं था, उन्होंने मुझे दादाजी कहकर पुकारा। उस एक शब्द ने इतना अपनापन था जो मुझे विकास के मुंह से कभी सुनने को नहीं मिला। आज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा परिवार बहुत बड़ा है। मैं उन बच्चों को पढ़ाता हूँ, उनके साथ खेलता हूँ। मैंने अपनी संपत्ति का सही उपयोग किया। अक्सर लोग कहते हैं कि खून का रिश्ता सबसे बड़ा होता है, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि दिल का रिश्ता खून के रिश्ते से भी बड़ा होता है। औलाद वह नहीं जो आपके शरीर से जन्मे, औलाद वह है जो आपकी आत्मा का सम्मान करे। उस दिन अगर मैं अपना बटुआ नहीं भूलता, तो शायद आज मैं किसी वृद्धाश्रम के अंधेरे कोने में पड़ा अपनी मौत का इंतजार कर रहा होता। उस छोटी सी भूल ने मेरी आंखें खोल दी। भगवान कभी कभी हमें छोटी मुसीबत इसलिए देते हैं ताकि हम बड़ी तबाही से बच सके। निष्कर्ष, मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि आंखें बंद करके विश्वास करना, चाहे वह अपनी दौलत औलाद ही क्यों ना हो, कभी कभी घातक हो सकता है। अपने ही बुढ़ापे की लाठी अपने हाथों में ही रखनी चाहिए। अपनी संपत्ति और अपने अधिकारों को जीते जी किसी के नाम करने से पहले 100 बार सोचें। प्रेम की दीजिए, लेकिन अपना आत्मसम्मान गिरवी मत रखिए। आज मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ अपना घर नहीं बचाया, मैंने अपना आत्मसम्मान भी बचाया है। आप सबको मेरी यह कहानी कैसी लगी? क्या मैंने अपने बेटे को घर से निकाल कर सही किया, या मुझे उसे एक और मौका देना चाहिए था? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा। और हाँ, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें व्हाट्सएप पर, ताकि समाज की आंखें खुल सके। जाते जाते बस इतना ही कहूँगा, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें, लेकिन अपनी कदर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।